Hello, ladies and gentlemen, and my dear students, welcome to the basic translation course of Youth Inspired YouTube channel. अपने पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हम लोग कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करके अपने दिनचर्या के बारे में लिख सकते हैं, अपने डेली रूटीन के बारे में लिख सकते हैं. हमने सोचकर लिखना सीखा, राइट? इसी प्रोसेस को हम और आगे बढ़ाने वाले हैं. आज के लेक्चर में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही आगे पढ़ेंगे, राइट? इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आइए जो पिछले लेक्चर में होमवर्क में सेंटेंसेस दिए गए थे हम उनके आंसर्स देख लेते हैं. ओके, अपने आंसर्स को चेक करने के लिए आपके पास ठीक 2 मिनट है और आपका समय ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, राइट? या तो आप आंसर्स चेक कर लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ओके, ठीक 2 मिनट बाद हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं. कहने के लिए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पर सिंपल प्रेजेंट टेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस देखे हैं, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस देखे हैं. आज हम देखेंगे सेंटेंसेस का थर्ड टाइप, जो कि है क्वेश्चन, राइट? प्रश्नवाचक वाक्य. सुना होगा आपने, राइट? तो हम आज पढ़ेंगे क्वेश्चंस किस तरीके से बनाए जाते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस तो सिर्फ एक टॉपिक समझ लीजिए आप, कोई भी टेंस हो सकता है, पर यह समझना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा. अगर आज का लेक्चर आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए तो आप कभी भी क्वेश्चंस बनाने में गलती नहीं करेंगे, राइट? ये लेक्चर उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है जो ध्यान ना दे, राइट? जब लेक्चर चल रहा हो, खासकर जब लाइव लेक्चर चल रहा हो, तो आप लिखने से ज्यादा इस पर ध्यान दीजिए कि मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं. क्योंकि अभी जब लेक्चर लाइव है तो मैं आपके साथ लाइव चैट पर होता हूं. अगर कोई चीज ऐसी है, कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप तुरंत चैट में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं. पर एक बार अगर ये खत्म हो जाता है तो आपको कांटेक्ट करने के लिए काफी समय तक मैसेज भेज करके रिप्लाई का इंतजार भी करना पड़ सकता है. इसीलिए जब लेक्चर चल रहा है तो आप लिखने से ज्यादा समझने पर ध्यान दीजिए, राइट? क्योंकि लेक्चर एक बार YouTube पर अपलोड हो गया तो आप उसको कितनी भी बार बार देख सकते हैं, और मुझे आशा है कि आपको एक बार नहीं तो 2 बार नहीं तो 3 बार में तो चीज समझ में पूरी आ ही जाएगी, राइट? तो चलिए हम अपने आज का टॉपिक शुरू करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन. ओके, चलिए. ओके, हियर वी गो. देखिए, आपके सामने 2 प्रश्न लिखे हुए हैं. पहला प्रश्न है, क्या आप नाश्ता खाते हैं? और दूसरा प्रश्न है, आप क्या खाते हैं? राइट? जब भी हमारे सामने प्रश्न आता है और ये शब्द दिखता है हमें क्या, तो इसका अर्थ क्या होता है? क्या हम जानते हैं क्या का अर्थ होता है? व्हाट? अब इन दोनों ही प्रश्नों को कैसे बनाते हैं हम ये सीखेंगे, पर अभी मैं जरा आपको दिखाता हूं कि इन दोनों प्रश्नों को किस तरीके से बनाया जाता है.
आपको मैं अभी सिखाऊंगा। अभी मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इनकी ट्रांसलेशन क्या होती है। जरा देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, राइट? इसीलिए समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, क्या आप नाश्ता खाते हैं को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं डू यू ईट ब्रेकफास्ट, राइट? और आप क्या खाते हैं को ट्रांसलेट करते हैं व्हाट डू यू ईट। देखा आपने, यहां पर भी क्या आया है, क्या आप नाश्ता खाते हैं, पर इसकी ट्रांसलेशन में कहीं भी ये शब्द व्हाट नहीं दिखा, जबकि यहां पर आया है आप क्या खाते हैं, राइट? और इसकी ट्रांसलेशन हुई है व्हाट डू यू ईट। यहां पर मैं आपको यही समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है कि यहां पर तो मैंने डू का प्रयोग किया, जो कि क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब। डू क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब, राइट? व्हाट डू यू ईट, यहां पर भी डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, पर मैंने डू का इस्तेमाल ना करके मैंने क्या किया, व्हाट का इस्तेमाल। अब इन दोनों में क्या फर्क है, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं जरा उसको बड़े ध्यान से समझिए, ठीक है? देखिए, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस की नहीं, किसी भी टेंस के लिए आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि जब भी कोई मेरा ऐसा प्रश्न आएगा जिसका आंसर, जिसका उत्तर हाँ या ना में होगा, राइट? जैसे यहां पर है, क्या आप नाश्ता खाते हैं? प्रश्न का उत्तर क्या होगा, हाँ मैं नाश्ता खाता हूं, नहीं मैं नाश्ता नहीं खाता। आपको बात समझ में आई? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर या तो हाँ में हो सकता है या फिर ना में हो सकता है। आपको मेरी बात समझ में आई? जबकि जो दूसरा प्रश्न है, आप क्या खाते हैं, वो पूछ रहा है आप क्या खाते हैं, ठीक है? इसका उत्तर तो कुछ भी हो सकता है, मैं चाइनीज खाता हूँ, मैं इंडियन खाता हूँ, मैं साउथ इंडियन खाता हूँ, राइट? मैं लंच खाता हूँ, मैं डिनर खाता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट खाता हूँ। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? वह सारे के सारे प्रश्न, यही आपको लिखना है। क्या लिखना है? वह सारे के सारे प्रश्न, क्वेश्चन, जिनका आंसर यानी उत्तर हाँ या ना में होता है, उन सभी प्रश्नों को हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनाते हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूं, वह सारे के सारे प्रश्न जिनका उत्तर, आंसर हाँ या ना होता है, वह सारे के सारे प्रश्न, क्वेश्चन, हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनाते हैं, राइट? अब ओके, हम सीखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर क्वेश्चंस बनाना, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस अभी हम बनाना नहीं सीखेंगे, राइट? अभी हम इस तरीके के क्वेश्चंस बनाना नहीं सीखेंगे। अभी हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे। मतलब हम सिर्फ अभी वही वाले प्रश्न बनाना सीखेंगे जो मेरे टेंस में आएंगे और जिनका उत्तर हाँ या ना होगा। आपको बात समझ में आई? मतलब हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से क्वेश्चंस बनाना सीखने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए, ये कैसे बना, राइट? ये हम सीखना शुरू करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जब हम सारी टेंस सीख लेंगे, ठीक है, या फिर टेंस सीखने के बीच में ही हम एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे जिसमें हम WH वाले सारे के सारे वर्ड से क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चंस बनाना सीखना। आइए, ओके, हम पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस से क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे, राइट? नेगेटिव सेंटेंसेस से अगर आप क्वेश्चंस बनाना सीख गए तो आपके लिए पॉजिटिव सेंटेंसेस से क्वेश्चन बनाना तो इट विल बी लाइक अ पीस ऑफ केक, राइट? चलिए, नेगेटिव सेंटेंसेस से क्वेश्चंस बनाना सीखने से पहले जरा ये छोटा सा पॉइंट है, इसको देखिए, ध्यान दीजिए और इसको लिख लीजिए। क्या डू नॉट जो होता है उसको शॉर्ट में मैं बोलता हूं डोंट। स्पेलिंग क्या होती है, डू नॉट को मिला दिया और नॉट का ओ हट के ऊपर एपोस्ट्रोफी लग जाता है, राइट? जैसे आप यहां देख सकते हैं, इसको बोलते हैं डोंट। डू नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डोंट, राइट? क्या बोलते हैं, डोंट। इसी तरीके से डज नॉट जो हेल्पिंग वर्ब है
इसको शॉर्ट में बोलते हैं डजंट। क्या बोलते हैं? डजंट। जो ये नॉट है वो एंट बन जाता है, राइट? एंट। तो डज एंट, डजंट। क्लियर? इसी तरीके से डू नॉट भी नॉट एंट बनता है, तो डोंट, डू एंड डोंट, राइट? डू नॉट इज डोंट एंड डजंट इज एंड डू नॉट एंड डज नॉट इज डजंट। क्लियर? चलिए, ये सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं डू नॉट का प्रयोग करके क्वेश्चन बनाता हूं तो क्वेश्चन अलग तरीके से बनता है, और अगर मैं डोंट का प्रयोग करके क्वेश्चन बनाता हूं तो वो अलग तरीके से बनता है, राइट? चलिए, हम दोनों ही तरीके से क्वेश्चंस को बनाना सीखेंगे। हम क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। ओके, देखिए, जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव या किसी भी सेंटेंस से हमें प्रश्न बनाना होता है, तो पहली बात तो ये कि आई डू नॉट बैथ इन लॉकडाउन, इसका अर्थ क्या होता है? बताइए, क्या होता है आई डू नॉट बैथ इन लॉकडाउन का अर्थ? इसका अर्थ होता है कि मैं लॉकडाउन में नहीं नहाता हूं। ठीक है, आई डू नॉट बैथ इन लॉकडाउन, इसका अर्थ है मैं लॉकडाउन में नहीं नहाता हूं, राइट? यही होता है। तो अगर मैं हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनाता हूं तो प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा, क्या मैं लॉकडाउन में नहीं नहाता हूं? ये बनेगा, मैं लॉकडाउन में नहाता हूं या मैं लॉकडाउन में नहीं नहाता हूं का प्रश्न क्या बनेगा कि क्या मैं लॉकडाउन में नहाता हूं? यही बनेगा, राइट? चलिए, हमें यही प्रश्न बनाना है कि क्या मैं लॉकडाउन में नहाता हूं। प्रश्न बनाने के लिए सबसे जरूरी पॉइंट क्या होता है? पहला पॉइंट, डू या फिर डज। ठीक है, अगर डोंट है तो डोंट, अगर डजंट है तो डजंट। ओके, मैं यहाँ क्या कह रहा हूं? देखिए, पहला पॉइंट क्या है? अगर मेरे हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, क्वेश्चन में यूज हो रखी है, ये मैं अलग करके लिख रहा हूं। ठीक है, अगर मेरी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, राइट, तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आगे आ जाती है। ओके, जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन बना के दिखा देता हूं, इसके दोनों तरीके से। आई डू नॉट बैथ इन लॉकडाउन बनेगा डू आई नॉट बैथ इन लॉकडाउन। ठीक है, और अगर यहाँ पे डू नॉट की जगह पे इस्तेमाल होता डोंट, ठीक है, अगर यहाँ पे डू नॉट की जगह पे इस्तेमाल होता डोंट, तो क्या बन जाता? तो बनता डोंट आई बैथ इन लॉकडाउन। देखिए, कितना आसान है। तो पहला पॉइंट मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो क्या है? वो यह है कि अगर मेरी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, राइट, क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे डू नॉट में डू है, राइट, इसी तरीके से इस स्टेटमेंट में डज नॉट में डज है, राइट। तो मैं आपको कह रहा हूं, प्रश्न बनाने के लिए, कोई भी प्रश्न बनाने के लिए हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब हो जाती है वो क्या जाती है? आगे आ जाती है। जैसे अगर मैंने इसको बनाया आई डू नॉट बैथ इन लॉकडाउन से, ठीक है, मैं लॉकडाउन में नहीं नहाता हूं, तो प्रश्न बनाने के लिए मैंने क्या किया? मैं इस जो डू था इसको मैं इसको आगे ले गया। आप देख पा रहे हैं ना? प्रश्न बनाने के लिए डू को मैं आगे ले गया और बाकी स्टेटमेंट वैसे का वैसा ही है। डू आगे आ गया तो क्या बचा? डू आई नॉट बैथ इन लॉकडाउन, और फिर क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन मार्क होता है ये बहुत जरूरी होता है, और ये जो फुल स्टॉप होता है ये भी बहुत जरूरी होता है, राइट। कैपिटल लेटर कहाँ लगेगा, राइट, फुल स्टॉप लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, कहाँ कॉमा आना चाहिए, कहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर आप लिखने में, जब आप लिख रहे हो, आप इनकी गलतियां करते हो, आप ये नहीं लगाते हो, तो जो पढ़ रहा होता है आपकी कॉपी से, अगर कोई पढ़े तो वो देखते ही समझ जाएगा। वो ये नहीं देखेगा आपने क्वेश्चन कैसा बनाया है, वो देखते ही समझ जाएगा, अरे इसको तो पंक्चुएशन मार्क्स की समझ नहीं है, तो फिर वो साफ ही देख रीजन ले लेगा कि आपको इंग्लिश ठीक से लिखनी नहीं आती, राइट। तो
जहाँ पे फुल स्टॉप आएगा मतलब स्टेटमेंट जहाँ खत्म होगा वहां फुल स्टॉप का, और जब क्वेश्चन खत्म होगा तो वहां पे क्वेश्चन मार्क का जरूर ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए इसी तरीके से देखिए, अभी तो मैंने बनाया था आई डू नॉट बाथ इन लॉकडाउन से, अब मैं बना रहा हूं आई डोंट बाथ इन लॉकडाउन, ठीक है। अभी डू नॉट नहीं है, अभी डू नॉट नहीं है, मैंने डू नॉट को इकट्ठा करके लिख दिया, क्या लिखा, डोंट, राइट। अभी मैं डोंट से बना रहा हूं, तो जब डोंट से मैं बनाता हूं क्वेश्चन तो किस तरीके से बनता है, तो ये पूरा का पूरा डोंट जो एक साथ है वो आगे आ जाता है, देखिए यहाँ गया ना डोंट, अब पूरा जो बाकी बचा हुआ स्टेटमेंट है वो वैसे का वैसे ही रहता है। तो जब डोंट आगे आ जाएगा तो मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, डोंट आई बैथ इन लॉकडाउन। क्लियर, समझ गए आप लोग, राइट। सो डोंट आई बैथ इन लॉकडाउन, दैट विल बी माय क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हुआ, डू आई नॉट बैथ इन लॉकडाउन। बनाना हमको वैसे ही है, हम डू नॉट देख के ही समझ जाएंगे कि हमारा कौन सा टेंस चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। तो जब मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है तो सेंटेंस के एंड में क्या आता है, ता ते ती, ये सीखा था हमने, ओके। तो डू डोंट आई बैथ इन लॉकडाउन या डू आई नॉट बैथ इन लॉकडाउन को मैं देखते ही ट्रांसलेट कर सकता हूं, कैसे कि क्या मैं लॉकडाउन में नहीं नहाता, क्या मैं लॉकडाउन में नहीं नहाता, राइट। सेम है, क्या मैं लॉकडाउन में नहीं नहाता। तो हमने क्या किया, अगर हमारे पास प्रश्न आ रहा है, हमारे पास स्टेटमेंट है आई डू नॉट बैथ इन लॉकडाउन, तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी और बाकी स्टेटमेंट वैसे ही, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब साथ में दी हुई है जैसे डोंट, तो पूरा का पूरा डोंट आगे आ जाएगा और बाकी स्टेटमेंट वैसे ही। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चंस फॉर्म करता हूं नेगेटिव स्टेटमेंट्स में। बात समझ में आई, ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि अगर डू और डज क्वेश्चन में आ रहा है, डू और डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए, हाँ या ना वाले क्वेश्चंस बनाने के लिए डू और डज हमेशा क्या आएगा, सेंटेंस के सबसे पहले आ जाएगा, ओके। चलिए बाकी स्टेटमेंट्स बनाकर देखते हैं, राइट, ओके। अगला स्टेटमेंट है हमारा आई डोंट ईट ब्रेकफास्ट, यहां पे क्या आया, डोंट, राइट, मतलब मैं नाश्ता नहीं खाता, आई डोंट ईट ब्रेकफास्ट, राइट। हिंदी चाहिए आपको, हिंदी लिखनी है, अब तो आप समझने लगे होंगे, नहीं, ये तो स्टेटमेंट हमने कल ही बनाए थे, राइट। आई डोंट ईट ब्रेकफास्ट, आई ईट ब्रेकफास्ट मतलब मैं ब्रेकफास्ट खाता हूं, आई डोंट ईट ब्रेकफास्ट मतलब मैं नाश्ता में खाना नहीं खाता, राइट। चलिए तो अब हमें इसका प्रश्न बनाना है, पहले तो ये बताइए इसका प्रश्न क्या बनेगा, आई डोंट ईट ब्रेकफास्ट, इसका प्रश्न बनेगा क्या मैं नाश्ता नहीं खाता, यही बनेगा, क्या मैं नाश्ता नहीं खाता। किस तरीके से बनाएंगे इसको, आई डोंट ईट ब्रेकफास्ट, क्या बनेगा, डोंट आगे आ जाएगा, राइट, ये डोंट आगे आ जाएगा और बाकी ऐसे का ऐसे ही, तो आंसर क्या आएगा, देखिए डोंट आई ईट ब्रेकफास्ट, क्वेश्चन मार्क, डोंट आई ईट ब्रेकफास्ट, राइट। और अगर ये इस तरीके से हो, आई डू नॉट ईट ब्रेकफास्ट, अगर डोंट ना हो के क्या हो, डू नॉट, आई डू नॉट ईट ब्रेकफास्ट, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, तो सिर्फ जो डू है वो आगे आ जाएगा, राइट। तो क्या बनेगा, डू आई नॉट ईट ब्रेकफास्ट, क्वेश्चन मार्क, अगर डू नॉट हो तो डू आगे आ जाएगा और क्वेश्चन क्या बनेगा, डू आई नॉट ईट ब्रेकफास्ट, सिंपल, मतलब दोनों का सेम ही है, क्या मैं नाश्ता नहीं खाता, राइट। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं, दिस चाइल्ड डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहां पर जो मेरा सब्जेक्ट आ गया है वो कैसा आ गया है, सिंगुलर, छोटा, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कैसी आई, बड़ी, डज नॉट, है ना। तो चलिए देखते हैं, तो चाइल्ड डज नॉट गो टू स्कूल, अब यहाँ पे डज नॉट का इस्तेमाल किया है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, बहुत आसान है, जो डज है उसको कहां लगा दूंगा मैं, सबसे आगे, क्वेश्चन बन गया मेरा। सो डज दिस चाइल्ड नॉट गो टू स्कूल,
क्वेश्चन मार्क। अच्छा, स्टेटमेंट का मतलब क्या था? दिस चाइल्ड गो टू स्कूल मतलब दिस मतलब यह, राइट? दिस मतलब यह, चाइल्ड मतलब बच्चा, तो यह बच्चा स्कूल जाता है। अगर दिस चाइल्ड गो टू स्कूल है तो स्कूल जाता है। दिस चाइल्ड डज नॉट गो टू स्कूल है तो इसका मतलब यह बच्चा स्कूल नहीं जाता है। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? क्या यह बच्चा स्कूल जाता है? ये बनेगा, राइट? क्या यह बच्चा स्कूल जाता है? क्लियर? तो किस तरीके से बनाऊंगा स्टेटमेंट? जो डज है मेरा वो आगे आ जाएगा, राइट? तो क्वेश्चन बनेगा डज दिस चाइल्ड नॉट गो टू स्कूल? डज दिस चाइल्ड नॉट गो टू स्कूल? आप देख ही रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं अभी तक। ये जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, मतलब हेल्पिंग वर्ब डज, ये आगे आ जा रहा है और बाकी जो स्टेटमेंट बचा वो वैसे का वैसे ही आ जा रहा है, राइट? इसी तरीके से अगर डज नॉट को मैं एक साथ लिखता डजेंट, तो क्वेश्चन किस तरीके से बनता? तो मेरा जो डजेंट है वो पूरा का पूरा आगे आ जाता, राइट? जो मेरा डजेंट है वो पूरा का पूरा आगे आ जाता, है ना? तो डजेंट से बनता मेरा क्या? डजेंट दिस चाइल्ड गो टू स्कूल। तब नॉट मत लगाइएगा क्योंकि डजेंट में पहले क्या आ गया? नॉट। बात समझ में आई? ओके, लास्ट देखते हैं। ही डजंट स्टडी इन स्कूल। डजंट, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है। ही छोटा है तो हेल्पिंग वर्ब कैसे आई? बड़ी। डजंट मैंने शॉर्ट में लिखा है। और दूसरा स्टेटमेंट है ही डू नॉट स्टडी इन स्कूल। अर्थ क्या है इसका? वह स्कूल में नहीं पढ़ता, राइट? वह स्कूल में नहीं पढ़ता। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है कि हम सेंटेंसेस किस तरीके से बना रहे हैं, तो जरा 2 मिनट का समय लीजिए और ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस है, इसको अपनी कॉपी में फटाफट से बना करके दिखाइए। किस तरीके से आप इनका प्रश्न बनाएंगे? चलिए बनाइए। ही डजंट स्टडी इन स्कूल, राइट? पहला स्टेटमेंट ये और दूसरा स्टेटमेंट ही डू नॉट स्टडी इन स्कूल। चलिए बना के दिखाइए फटाफट। अपनी कॉपी में फटाफट से लिखिए कि इसका प्रश्न किस तरीके से बनेगा। ही डजंट स्टडी इन स्कूल और ही डू नॉट स्टडी इन स्कूल। I'm वेटिंग, बनाइए। देखिए सेंटेंसेस लिखने में समय मत वेस्ट किया कीजिए। जब मैं समझा रहा हूं तो तुरंत मैंने आपको कहा क्वेश्चन बनाने के लिए तुरंत क्वेश्चन बनाइए, राइट? ताकि मैं आपको जल्दी से आंसर बता सकूं और आप आंसर चेक कर सके। क्वेश्चन और ये सब तो आप दोबारा लेक्चर देख करके फिर बाद में आराम से लिख लिया कीजिए, राइट? तो चलिए, ही डजंट स्टडी इन स्कूल, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, डजंट ही स्टडी इन स्कूल, क्वेश्चन मार्क, राइट? और अगर ही डू नॉट स्टडी इन स्कूल है तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? सिर्फ डू आगे आएगा, सिर्फ डू आगे आएगा। तो क्या बनेगा? डू, सॉरी सॉरी, यहां तो डज था, डू नहीं था, यहाँ डज था, राइट? ही है तो डज नॉट होगा, डू नॉट नहीं होगा। ओके, चलिए। सो ही डज नॉट, सो डज ही नॉट स्टडी इन स्कूल, राइट? आपके सामने आंसर्स। अगर आपने सही किया है तो जरा कमेंट में यस लिखिए। अगर आप ये क्वेश्चन सही कर पाए हैं तो कमेंट में यस लिखकर बताइए। ओके, चलिए अब हम सीखना शुरू करें। ये तो थे नेगेटिव स्टेटमेंट। हमने सीखा कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स को किस तरह, नेगेटिव स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस किस तरीके से बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट जो मेरे होते हैं उनसे हम क्वेश्चन किस तरीके से बनाते हैं, राइट? अगर आपको ये छोटी सी चीज समझ में आ गई कि हेल्पिंग वर्ब मेरा आगे आ जाता है और मेरा क्वेश्चन बन जाता है, बाकी सारी चीजें ऐसी की ऐसी रहती है स्टेटमेंट में, राइट? तो आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यू बनाना सीख जाएंगे, राइट? चलिए देखते हैं आपको नेगेटिव स्टेटमेंट्स कितना समझ में आए।
ओके, अब हम सीखने वाले हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस के प्रश्न किस तरीके से बनाए जाते हैं, राइट। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि आई टेक रेस्ट, ठीक है, मैं आराम करता हूं, राइट, मैं आराम करता हूं। इसकी क्वेश्चन बनाने के लिए हमें पता है क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब की मदद से। हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी होती है, या तो डू होता है या फिर डज होता है, राइट। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ये मैं डू लगाऊंगा या डज लगाऊंगा? सोचिए जरा, क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे डू या डज का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी तो क्वेश्चन बनेगा। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, मैं आराम करता हूँ का। क्या मैं आराम करता हूँ? हाँ मैं करता हूँ, नहीं मैं नहीं करता हूँ। तो हाँ या ना वाले क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, और क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करता हूँ? मैं प्रयोग करता हूँ डू और डज का। तो मुझे बताइए, आई टेक रेस्ट, जब मैं इससे प्रश्न बनाना चाह रहा हूँ तो मैं कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करूंगा और क्यों? क्या आप सोच सकते हैं? बताइए, इसमें एक ऐसे हिंट है जो मुझे मिली हुई है, जिससे मैं तय करूंगा कि मैं कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करूंगा, और ये हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। बताइए, वो जो हमारी हिंट है, वो जो हमारा क्लू है, जो हमें बताता है मैं डू या डज का प्रयोग करूंगा, वो होता है मेरा सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है हमारा, है ना। आई कैसा सब्जेक्ट होता है? आई आई होता है प्लूरल सब्जेक्ट। याद आया? आई वी यू दे हमेशा पढ़ते हैं, ये कैसे होते हैं? प्लूरल। और ही शी इट कैसे होते हैं? सिंगुलर, राइट। तो आई कैसा हो गया? आई प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। इसीलिए तो देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे एस और यस नहीं आया, है ना। तो इससे प्रश्न बनाने के लिए, क्या मैं आराम करता हूं, किस तरीके से बनेगा? हेल्पिंग वर्ब आता है सबसे पहले, और बाकी पूरा का पूरा स्टेटमेंट कैसा रहता है वैसे ही, और क्वेश्चन मार्क आ जाता है, राइट। हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद पूरा स्टेटमेंट वैसे ही रहता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? बहुत सरल है, बस आपको ये पता करना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा। मैंने देखा मेरा आई स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन बनेगा किससे? डू से या डज से? जी, डू से। सो डू आई टेक रेस्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मुझे पता है आप लोग समझ गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं, राइट। इसीलिए इसीलिए अब जो मैं दूसरा स्टेटमेंट बनाऊंगा, इसीलिए आप दूसरे स्टेटमेंट में गलती करोगे। लिख के ले लो, आप दूसरे स्टेटमेंट में जब क्वेश्चन बनाएंगे तो गलती करोगे, ठीक है, नहीं करोगे? चलो देखते हैं, बनाकर देखते हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट है ही ईट्स लंच, राइट। ही ईट्स लंच मतलब वह दोपहर का खाना खाता है, यही मतलब हुआ, वह दोपहर का खाना खाता है। चलिए, ईट, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या है? छोटा। ही शी इट कैसे होते हैं? सिंगुलर, ठीक है। तो ये ही मुझे बताएगा कि मेरी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी। बताइए, ही सिंगुलर है, मेरी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? डू या डज? ही छोटा, तो हेल्पिंग वर्ब बड़ी, तो कौन सी आएगी? डज आएगा, राइट। तो क्वेश्चन बनेगा डज, ठीक है, और पूरा सेंटेंस वैसे ही, डज ही ईट लंच। हाँ जी, ठीक है ना, ऐसे ही बनेगा। डज ही ईट्स लंच मतलब क्या वह दोपहर का खाना खाता है? हो गया? जी हाँ, हो गया। क्या हो गया? मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हुआ? दिखा नहीं दिखा? नहीं दिखा, तभी तो मैं कह रहा था पॉजिटिव स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाना थोड़ा ट्रिकी होगा। क्यों? देखिए जरा, यहां पर तो डू था, ठीक है, यहां पर तो प्लूरल था आई, इसीलिए यहाँ पे एस और यस नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर सिंगुलर था और यहाँ पे एस और यस आ गया। तो क्या आपको इतना याद नहीं है अभी कि जब भी डू और डज आ जाता, मैंने आपको समझाया था पहले क्या, जब मैं नेगेटिव स्टेटमेंट सिखा रहा था, कि किसी भी सेंटेंसेस में अगर आपको ये दो शब्द दिख गए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब, डू और डज, ठीक है,
अगर ये हेल्पिंग वर्ब दिख गए तो कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है बताइए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पर क्या ये यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा दिया? एस और ईएस। तो सही क्या बनेगा जब मैं इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना दूंगा, यानी डज ही ईट लंच। दो चीजों का ध्यान रखना है इसमें। क्या? देखिए, पहली चीज, मेरा सब्जेक्ट क्या है? मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है? अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्वेश्चन बनेगा हेल्पिंग वर्ब से डू, राइट? मेरा सब्जेक्ट बड़ा, तो जो क्वेश्चन बनेगा वो छोटी हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, डू से, राइट? अगर मेरा सब्जेक्ट ही छोटा है तो मेरा क्वेश्चन बड़ी हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, मतलब डज से। ये पहली चीज है, ठीक है? पॉइंट क्या नोट करना है कि मेरी हेल्पिंग वर्ब आगे आती है और उससे क्वेश्चन बनता है, ये हम लिख चुके हैं। अब दूसरा पॉइंट, हम जो पहले पढ़ चुके हैं वही याद करेंगे, रिकॉल करेंगे, याद करेंगे, राइट? क्या? जब भी मेरे शब्द डू या डज आ जाएं, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस में आए चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस में आए, तो मैं हमेशा कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ड का इस्तेमाल करूंगा? वी वन का। उसमें एस और ईएस नहीं आएगा, चाहे मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाऊं चाहे मैं नेगेटिव स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाऊं। अगर मैं डू और डज का इस्तेमाल एक स्टेटमेंट में कर रहा हूं तो मैं हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा। मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का इस्तेमाल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्योंकि आप लोग जानते हैं ये सिर्फ मेरा एक और एस और ईएस है, ये क्या करता है? ये सब गुड़ गोबर कर देता है। पूरा का पूरा स्टेटमेंट मेरा सिर्फ एक ये एस और ईएस की वजह से गलत हो जाता है। तो ये पॉइंट अब आपको याद आ गया है। मैं नहीं सोचता कि अब आप ये गलती कर सकते हैं। करोगे? नहीं करोगे, राइट? चलिए, खैर ये तो हम अपने अगले स्टेटमेंट्स में देखते हैं, राइट? चलिए, आगे आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं, इनको बनाकर देखते हैं इनके क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे। ओके, हमारा अगला स्टेटमेंट है फादर कम्स होम एट 7 PM। ठीक है, फिर से मैं अपना सब्जेक्ट देखूंगा। मेरा सब्जेक्ट क्या है? फादर, है ना? फादर कैसा है? छोटा या बड़ा? बताइए, छोटा या बड़ा? फादर है छोटा। फादर बड़े होते हैं पर सब्जेक्ट एक फादर है ना, एक पिताजी, तो कैसे हैं? छोटा, छोटा सब्जेक्ट है मेरा, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? बड़ी, राइट? तो मैंने लगा दिया, क्या लगा दिया मैंने? डज। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज, डज फादर कम होम एट 7 PM। मेरा स्टेटमेंट था पिताजी 7 बजे घर आते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन बनेगा क्या पिताजी 7 बजे घर आते हैं? हाँ आते हैं ना, नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन बनाया मैंने किसे? हेल्पिंग वर्ब से, डज फादर कम होम एट 7 PM। तो पहली चीज मैंने ध्यान रखी कि फादर के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? बड़ी आएगी। ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? बड़ी, डज, है ना? दूसरी चीज मैंने ध्यान रखी कि मेरा जब हेल्पिंग वर्ब आ गया है डू डज, तो मेरी मेन वर्ब कैसी आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसी आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें एस और एस नहीं लगेगा, चाहे मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, राइट? इसी तरीके से दूसरा स्टेटमेंट, वी ईट डिनर, मतलब हम रात का खाना खाते हैं, हम डिनर करते हैं या हम डिनर खाते हैं। तो वी, अब यहां पर वी कैसा है? वी है प्लूरल। वी कैसा है? वी प्लूरल। तो प्लूरल के लिए पहली चीज मैंने ध्यान दी कि मेरा हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा डू, राइट? डू वी ईट डिनर, बाकी सब वैसे का वैसे ही, डू वी ईट डिनर। बस ध्यान ये देना है कि मेरी जो हेल्पिंग वर्ब, मेरा जो मेन वर्ब है वो कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? ओके, सो हियर वी गो। ये थे हमारे क्वेश्चन और इस तरीके से बनाए जाते हैं क्वेश्चन। तो क्या आप सीख गए नेगेटिव स्टेटमेंट से क्वेश्चन कैसे बनाना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से क्वेश्चन कैसे बनाना है? सीख गए? बताइए। तो जब हम सीख जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम प्रैक्टिस करते हैं, राइट? तो चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। ओके, प्रैक्टिस टाइम, हियर वी गो। देखिए, ऊपर स्टेटमेंट लिखा है आई वेक अप एट 6 AM, मतलब
मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, है ना। तो चलिए, आपका प्रश्न बनेगा क्या मैं सुबह 6 बजे उठता हूं या क्या मैं 6 बजे उठता हूं, राइट। दूसरा, आई डू नॉट ब्रश माई टीथ, मतलब मैं अपने दांत साफ नहीं करता हूं। तो यहां पर नहीं लिख लीजिएगा, राइट। तो आपका प्रश्न बनेगा क्या मैं दांत साफ नहीं करता हूं, ओके। काउ गिव्स मिल्क, यानी गाय दूध देती है, राइट। तो आपका यहां पे प्रश्न बनेगा क्या गाय दूध देती है, क्लियर। तो ये आपके सामने 3 प्रश्न है और इन 3 प्रश्नों को करने के लिए आपके पास कितना समय है, पता है आपको कुछ? 2 मिनट, राइट। सेंटेंस लिखने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, तुरंत शुरू हो जाइए। आपको 3 प्रश्न बनाने हैं, ओके। सेंटेंस नहीं लिखना है, आपको सीधा ये प्रश्न बनाना है इंग्लिश में, ओके, जिस तरीके से अभी हमने सीखा है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, टाइम अप, टाइम अप, राइट। देखिए, ये रहे आपके आंसर्स। आई वेक अप एट 6 AM, इसका प्रश्न बनेगा डू आई वेक अप एट 6 AM, डू आई वेक अप एट 6 AM, राइट। आई था तो मैंने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया, डू, और मेरा वर्ब क्या है, वेक अप, तो यहाँ पे क्या आएगा, V1। बाकी स्टेटमेंट एज इट इज, डू आई वेक अप एट 6 AM, मतलब क्या मैं 6 बजे उठता हूँ, मतलब क्या मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, राइट। अगला, आई डू नॉट ब्रश माई टीथ, तो इसका किस तरीके से बनेगा, डू आगे आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज। सो डू आई नॉट ब्रश माई टीथ, क्लियर। यहाँ पे तो ऑलरेडी हेल्पिंग V1 का इस्तेमाल होता है, राइट। चलिए, अब आया था सिंगुलर, काउ गिव्स मिल्क, यानी गाय दूध देती है। तो इसका प्रश्न बनेगा क्या गाय दूध देती है, तो हम बनाएंगे काउ, कैसी है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए क्या आता है, डस, बड़ा, राइट, बड़ी हेल्पिंग वर्ब। सो डज, फिर काउ गिव मिल्क। अब ये जो गिव है, यहां पर मुझे देखना था कि क्या आएगा, V1। अगर आपने इसमें S और ES लगा दिया होगा जैसे यहां पे है, तो आपका स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, गलत, राइट। तो क्या आपने तीनों स्टेटमेंट सही किए, कितने स्टेटमेंट सही गए आपके, जरा बताइए, कितने स्टेटमेंट सही गए तीनों में से। चलिए, अगर सारे सही हैं तो बहुत ही बढ़िया बात, अगर गलत गए हैं तो कोई बात नहीं, हम और प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे, और जब तक नहीं सीख लेते तब तक नहीं छोड़ेंगे, राइट। इसी एटीट्यूड से हमें सीखना है ना। चलिए, तो हमने सीखा आज क्वेश्चंस बनाना, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट से नहीं, क्वेश्चंस बनते ही इसी तरीके से। अगर मेरा प्रश्न मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप ये करते हो या क्या आप ये नहीं करते हो, तो मेरा आंसर हमेशा क्या होता है, या तो हाँ मैं करता हूँ या फिर नहीं, मैं नहीं करता, राइट। तो इस तरीके के प्रश्न जो हाँ या ना से
जिनका उत्तर दिया जाता है, उन प्रश्नों को हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनाते हैं। अगर आप ये सीख गए तो ये आगे आने वाले जो हम टेंसेस पढ़ेंगे उसमें हमें बहुत ही काम आएगा। राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस को तभी तो हम धीरे 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 पढ़ रहे हैं ताकि जो आने वाले टेंसेस हम लोग पढ़ें वो हमें पढ़ने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो, वो सीखने में हमें बिल्कुल परेशानी ना हो। राइट, तो आपके होमवर्क के सेंटेंसेस आपके सामने हैं। राइट, आपके सामने 6 प्रश्न है। इन 6 प्रश्न में से पहले आपको स्टेटमेंट का अनुवाद करना है। राइट, आपके सामने इंग्लिश का एक स्टेटमेंट है, आपको क्या करना है, आपको उसे हिंदी बनाकर लिखनी है। राइट, फिर उस हिंदी वाले स्टेटमेंट से आप उसका प्रश्न बनाएंगे। ओके, प्रश्न बनाने के बाद आप उस प्रश्न को जो हिंदी में आपने प्रश्न बनाया इंग्लिश में लिखेंगे। राइट, काफी आसान होगा। ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मैं आपको मिलूंगा अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला टेंस, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। राइट, तो मिस मत कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। राइट, कीजिए। हमारे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। I will see you in the next lecture. Have a good time.